हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम एक बहुत ही अद्भुत तरीके से काम करता है और हमें इसे काम करवाने के लिए सोचना नहीं पड़ता। ये खुद से होता है। इसके लिए हमारा नर्वस सिस्टम जिम्मेदार है। जैसे ही हम खाना खाते हैं, डाइजेशन का प्रोसेस हमारे मुंह से शुरू हो जाता है। जैसे ही ये हमारे मुंह से गुजरता है, ये इस लंबी पाइप से गुजरता है जहां इसको छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ा जाता है और हमारे शरीर में एब्जॉर्ब किया जाता है। और खाने को तोड़ने के प्रोसेस में कुछ डाइजेस्टिव ग्लैंड्स मदद करते हैं। रुकिए, क्या हमने कहा कि ये पूरी चीज एक लंबी पाइप है? जी हाँ, ये एक पाइप है जिसे एलिमेंट्री कनाल या डाइजेस्टिव ट्रैक्ट कहते हैं। जी हाँ, ये चीज जो हमारे मुंह से शुरू होते हुए सीधे अंत तक जाती है, सिर्फ एक लंबी पाइप है। इसका मॉडिफाइड स्ट्रक्चर हमारे शरीर की जरूरतों पर निर्भर करता है। इसे एक बलून की तरह सोचिए। जब इसे फुलाया नहीं जाता है तो ये कुछ ऐसा दिखता है, लेकिन इसे फुलाकर अलग अलग शेप्स और साइजेस दिए जा सकते हैं। खैर, डाइजेशन मुंह से शुरू होता है। आपके दांत खाने को चबाते हैं। लगातार चबाने से खाना छोटे छोटे पार्टिकल्स में टूट जाता है। क्या सिर्फ यही हमारे मुंह में होता है, चबाना? खैर नहीं। हमारा सलाइवा खाने में मौजूद स्टार्च को सिंपलर सब्सटेंसेस में तोड़ता है। सलाइवा बोलस नामक पदार्थ बनाकर भोजन को निगलने में आसान बनाता है। बोलस स्फीयर की तरह होता है जो आसानी से निगला जा सकता है और आगे पास किया जाता है। लेकिन रुकिए, ये सलाइवा आता कहाँ से है? खैर, हमारे पास सलाइवरी ग्लैंड्स होते हैं जो सलाइवा सीक्रेट करते हैं। इस तरह पहला फेज काफी आसान था। हमारे दांत खाने के बड़े टुकड़ों को चबाकर छोटे टुकड़ों में तोड़ देते हैं और खाने में स्टार्च सलाइवा में मौजूद एंजाइम्स की मदद से तोड़ा जाता है। ये सलाइवा सलाइवरी ग्लैंड्स द्वारा सीक्रेट किया जाता है। इसके बाद टंग खाने को इस रीजन में पुश करती है। जी हाँ, इस रीजन में, जिसे ईसोफेगस कहा जाता है। यहाँ क्या होता है? क्या यहाँ कोई डाइजेशन होता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। ईसोफेगस में डाइजेशन नहीं होता है। ये सिर्फ एक पैसेज है मुंह से अगले रीजन यानी कि पेट तक। खाना ईसोफेगस से गुजरते हुए पेट तक जाता है। लेकिन क्या बोलस सिर्फ ग्रेविटी के कारण पेट तक नीचे रोल होता है? जी नहीं, हमें इसे अच्छे से समझना जरूरी है। बोलस को ईसोफेगस द्वारा नीचे धकेला जाता है। जी हाँ, इस रीजन में कुछ मूवमेंट के कारण खाना नीचे पेट तक पहुंचा दिया जाता है। आपको क्या लगता है कि पेट में फिर क्या होता है? पेट में डाइजेस्टिव जूसेस खाने के साथ मिल जाते हैं और प्रोटीन पार्टिकल्स टूट जाते हैं। जी हाँ, प्रोटीन टूट जाता है। और ये डाइजेस्टिव जूसेस कहाँ से आते हैं? ये एक विशेष ग्लैंड द्वारा सीक्रेट किए जाते हैं, जिसे हम बाद में समझेंगे। हम हर एक पार्ट को अलग से बाद में देखेंगे। हमने लिवर, पैनक्रियास या दूसरे ग्लैंड्स ड्रॉ नहीं किए हैं। इन सब को हम डिटेल में अगले पार्ट में कवर करेंगे। चलिए पेट पर दोबारा आते हैं। पेट में खाने को घंटों तक स्टोर करने के लिए यूज किया जाता है और डाइजेस्टिव जूसेस की मदद से बोलस काइन में बदल जाता है, जो अगले रीजन में पास कर दिया जाता है। और अगला रीजन कौन सा है? ये रीजन जो पेट के अंत से शुरू होता है और वो यहाँ तक होता है। इसे हम स्मॉल इंटेस्टाइन कहते हैं। ये डाइजेस्टिव ट्रैक्ट का एक बहुत ही अहम हिस्सा है। इस रीजन में दो जरूरी चीजें होती हैं। पहले, फैट्स प्रोटीन्स और स्टार्च में तोड़े जाते हैं। ये स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर और आसपास मौजूद ग्लैंड्स द्वारा सीक्रेट किए गए जूसेस की मदद से तोड़े जाते हैं। दूसरा, ये पहला फेज है जिसमें न्यूट्रिएंट्स शरीर में एब्जॉर्ब किए जाते हैं। याद रखिए कि यही मुख्य कारण है कि फूड तोड़ा जाता है शरीर में इसकी एब्जॉर्प्शन की सहायता के लिए। तो ब्रेक डाउन और न्यूट्रिएंट्स का एब्जॉर्प्शन स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। वो खाना जो स्मॉल इंटेस्टाइन द्वारा डाइजेस्ट नहीं होता है, वो लार्ज इंटेस्टाइन या कोलन में मूव करता है। सिवाय एब्जॉर्प्शन के यहाँ ज्यादा कुछ नहीं होता और ये न्यूट्रिएंट्स का एब्जॉर्प्शन नहीं है। यहाँ मुख्य रूप से अनडाइजेस्टेड खाने में मौजूद पानी एब्जॉर्ब होता है। जी हाँ, पानी जो शरीर से एब्जॉर्ब नहीं किया जा सकता, वो इस हिस्से में पास कर दिया जाता है। इसे रेक्टम कहा जाता है। इसका क्या काम है? इस सिस्टम द्वारा जो खाना डाइजेस्ट नहीं होता है, वो रेक्टम होल्ड करता है। ये तब तक इसमें रहता है जब तक ये एनस से बाहर नहीं निकल जाता और इसे एक्सपल्शन या एक्सक्रीशन कहा जाता है। ये पूरा प्रोसेस था। ये डाइजेस्टिव सिस्टम या गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट कैसे काम करता है उसके बारे में था। ये सब सुनने में बहुत इंटरेस्टिंग है, लेकिन जो इससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग है वो ये है कि अगर आपको इस सीधे एलिमेंट्री कैनाल के पास खड़ा कर दें तो आप इतने छोटे दिखेंगे। क्या आप जानते हैं कि एक अडल्ट में एलिमेंट्री कैनाल की एवरेज लंबाई लगभग 30 फीट होती है। यह आपकी ऊंचाई की 5 से 6 गुना है। और आप मानेंगे नहीं कि स्मॉल इंटेस्टाइन 20 फीट के नजदीक होती है,
जबकि लार्ज इंटेस्टाइन लगभग 6 फीट लंबा होती है। स्मॉल इंटेस्टाइन इतनी छोटी नहीं होती। स्मॉल इंटेस्टाइन को स्मॉल इसलिए कहा जाता है क्योंकि लार्ज इंटेस्टाइन के मुकाबले इसके पैसेज का डायमीटर छोटा होता है। जी हाँ, इसका डायमीटर छोटा है और मानो या न मानो लगभग 90% डाइजेशन स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है और बाकी का पेट और लार्ज इंटेस्टाइन में होता है। इंटरेस्टिंग है ना? लेकिन ट्रैक के हर हिस्से के बारे में ऐसा बहुत कुछ है जो हमें समझने की जरूरत है। हम अगले लेसन में इन्हीं सब पॉइंट्स को कवर करेंगे।